टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 5, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 10। इन सेमेस्टर की एग्जाम हर एक सब्जेक्ट के लिए होती है 30 मार्क्स के लिए और 60 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। और पता है कितने घंटे की पढ़ाई करनी है? बस 60 घंटे की, यानी कि 60 आवर्स की पढ़ाई करनी है। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों यार, इन सेमेस्टर एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे और आलसी इंजीनियर की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है जब आलसी इंजीनियर आता है ना तो भाई कुछ ना कुछ तो स्मार्ट जरूर लेके आता है। दोस्तों अब सीधी बात होगी, कोई बकवास नहीं होगी, लेकिन उसके पहले यार मेरा प्लेटफॉर्म है तो आलसी इंजीनियर खुद को प्रमोट तो करेगा ही। दोस्तों आलसी इंजीनियर का ऐप और बहुत सारे कोर्सेस उस ऐप पे अवेलेबल है। अगर अब तक आपने ऐप डाउनलोड भी नहीं किया तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, और जिन्होंने डाउनलोड किया है भाई आप डेमो सेशन देख लो ना, फ्री में है। डेमो सेशन अगर आपको अच्छे लगे तो आप खुद कोर्स खरीद सकते हो और आपके दोस्तों को भी बोल सकते हो। हाँ, हो गया प्रमोशन, काम को लगता हूं। दोस्तों देखो, आप सबको पता है कि यार इन सेमेस्टर के लिए कोई सेपरेट पासिंग नहीं होता है, तो आप में से बहुत सारे लोग इन चीजों को कैजुअली ले सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये चीज जो आपको पता नहीं वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनके यार इन सेमेस्टर में कम मार्क्स आए हैं, लेकिन एंड सेमेस्टर में उनको 28 से ज्यादा मार्क्स आए हैं और टोटल भी उनकी 40 हो चुकी है। ऐसे केस में ही आप पास हो सकते हो। लेकिन अगर आपकी टोटल 40 ना हो पाई जस्ट बिकॉज ऑफ इन सेमेस्टर के मार्क्स कम आए है, तो भाई साहब आपको उसके नेक्स्ट सेमेस्टर में एंड सेमेस्टर वापस देनी पड़ती है। यानी कि एक अकेली इन सेमेस्टर की एग्जाम 30 मार्क्स आपके 70 मार्क्स पे बहुत जोरदार अफेक्ट करती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपको इन सेमेस्टर की प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। वैसे भी इस सेमेस्टर में अगर आप बात करो तो आपकी इन सेमेस्टर काफी लेट हो रही है। इसका मतलब है जो 2 यूनिट आपको हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए आपको यू हैव गॉट मोर देन इनफ टाइम। इसका मतलब है अच्छा स्कोर हम लोग जरूर कर सकते हैं। चलिए बताता हूं मैं, 5 सब्जेक्ट 10 यूनिट 30 मार्क्स और हर एक सब्जेक्ट के लिए हम लोगों को मिलेगा 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स। तो भाई साहब पढ़ाई का तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको जाना क्या है, नंबर 1 भाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स अगर आपके 5 है तो आपको उसमें से पहले तो शांति से बैठ के डिसाइड करना होगा कि उसमें से अच्छे सब्जेक्ट कौन से और बुरे। अब बोलोगे सर इजी और टफ लिख देते, भाई आपको अब तक सब्जेक्ट पता भी है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। इसीलिए जो सुनने में लेक्चर करते हुए आपको अच्छे लगे हैं वो आपके अच्छे सब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा, और जो आपको यार पसंद नहीं, यार अजीब सा लग रहा है, अब देखो इसमें भी न्यूमेरिकल अलग सेक्शन हो सकता है, आपके थियोरेटिकल पार्ट अलग हो सकता है, तो हर एक की एक लाइकिंग होती है। उसके हिसाब से आप अपने पेन पेपर स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाइए कि आपको कितने सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं और कितने सब्जेक्ट आपको बुरे लग रहे हैं। ये आपका पहला कॉल होगा। अब उसके बाद चलिए मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं कि 2 सब्जेक्ट अच्छे जा रहे हैं आपको और 3 सब्जेक्ट आपको बुरे जा रहे हैं। अब वैसे तो 5 सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करने हैं। अब इन अटेम्प्ट करते हुए आपको देखो यहां पे 5 सब्जेक्ट के लिए मैंने सेपरेटली 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। दोस्तों जब मैं इन पांचों के लिए आपको 1 2 3 4 5 लिख रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट के आपको पता है कितने यूनिट्स रहने वाले, 2 यूनिट्स। तो उसमें भी अगर बाय चांस आपने कॉलेज किया है, यूटी की एग्जाम दी है, या फिर आपने सीखा है कई क्लासेस लगा के, तो दोस्तों आपको इसमें भी इजी और मीडियम के हिसाब से कैटेगराइजेशन करना जरूरी है। यानी कि इजी या टफ कर लो डायरेक्टली तो आपको समझ में आता है। यार 2 यूनिट है ना, एक काम करो ऊपर वाले के लिए यूनिट 1 के लिए कंसिडरेशन ले लो, नीचे वाले का यूनिट नंबर 2 के लिए कंसिडरेशन ले लो। इसका मतलब है यार पहले यूनिट का पहले सब्जेक्ट का कोई भी पहला सब्जेक्ट जिसका पहला यूनिट मुझे इजी जाता है और ये मुझे जाता है हार्ड, ये जाता है इजी इजी, फिर जाता है हार्ड इजी, फिर जाता है भाई हार्ड हार्ड, और उसके बाद जाता है इजी एंड अगेन हार्ड। इस हिसाब से आप सेग्रीगेशन कर सकते हो। अब बोलोगे ऐसे क्यों कर रहे हो यार, तो मेरे पास एक बहुत सही सी स्ट्रेटेजी है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई एक यूनिट अगर आपको पढ़ना है, एक यूनिट अगर आपको पढ़ना है तो आपको उसका एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ आवर्स में आपको बता दूं कि ऑन एन एवरेज 6 घंटे आपको लगने चाहिए। बोलोगे सर नहीं होता है सर 6 घंटे में, और कुछ लोग बोलेंगे 6 घंटे में तो 2 ढाई घंटे में चीजें खत्म करता हूं। तो मैं आपको बता दूं यार ऑन एन एवरेज की बात मैं कर रहा हूं, इसका मतलब क्लियर है। जो यूनिट्स आपको इजी जा रहे हैं हो सकता है 4 घंटे में खत्म हो, जो आपको हार्ड जा रहे हैं हो सकता है कि 8 घंटे लगे। इसीलिए इस तरीके से मैंने कुछ ऑन एन एवरेज स्ट्रेटेजी करी। अब खुद मुझे बताइए इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से जाओ तो आपको 10 यूनिट के लिए 6 आवर्स ईच के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आपको कितनी पढ़ाई करनी है, बस 60 आवर्स की पढ़ाई करो और मैदान में उतर जाओ। दोस्तों एक और डाउट, सर ऐसा करूंगा तो मुझे कितने मार्क्स आएंगे? देखो मार्क्स पे मैं एंड में बात करूंगा, फिलहाल ये जो 2 यूनिट है हर एक सब्जेक्ट के इसके बारे में बात करता हूं। हमें बहुत बुरी आदत रहती है कि भाई सर एक यूनिट मुझे बहुत ईजी जा रहा है पूरा कर लेता हूं और दूसरा यूनिट स्किप कर देता हूं, क्या ही होगा सर?
एक यूनिट आता है 15 मार्क के लिए, तो 30 में से 15 तो मैं वैसे भी लेके आ सकता हूं। तो मैं आपको बताता हूं, आप यहां पे उल्लू बन रहे हो। आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूं, आपको कुछ भी यहां पे स्किप नहीं करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिट। कोई भी आप में से पूरा का पूरा यूनिट स्किप नहीं करेगा। इंस्टेड मैं आपको बताता हूं, एक यूनिट पूरा का पूरा 100% करके दूसरा जीरो करने का ये जो पागलपंती है, ये आप मत कीजिएगा। इंस्टेड मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं, आप एक काम करो यार, पढ़ाई उतनी ही लगेगी लेकिन वो स्मार्ट दिखेगी। हर एक यूनिट जिसका आपको बहुत ज्यादा टफ जाने वाला पार्ट है वो आप स्किप कर सकते हो, या फिर नेवर आस्क्ड वाला पार्ट होता है यूनिवर्सिटी में, वो स्किप कर सकते हो। तो एक यूनिट को आप 70% कंप्लीट कर लो। सेकेंड यूनिट भले डिफिकल्ट हो, उसको भी आपको 70% कम से कम कवर करना होगा। इसका मतलब है, देखो, इसका 30 इसका 30, मतलब एज गुड एज आप 50% पार्ट तो आने एवरेज में बता सकते हो, वैसे भी नहीं कर रहे हो। इसका मतलब 2 यूनिट में से ऐसे भी एक ही यूनिट अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है। दोस्तों, दिमाग लगाओ, स्मार्टनेस यूज करो, तब जाके आपका काम बनेगा। अब इसके साथ साथ आप बोलोगे कि सर हम लोग ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा वाला 70% पार्ट करना है। तो भाई, इंजीनियरिंग में हर एक यूनिट के अंदर आपको बहुत पार्शियलिटी दिखाई देती है, यानी कि यार आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं आपको बता दूं क्या क्या। देखो, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आप में से कुछ बोलोगे नहीं नहीं हमारे लिए पैटर्न चेंज हुआ है। भाई 2019 में चेंज हुआ है। उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ तो इन सेमेस्टर के फाइनल पेपर आ ही चुके हैं मैदान में। इसका मतलब है सबसे पहले तो आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे। उसके बाद मुझे पता है आप हंसने वाले हो, बट फिर भी आपका जो कॉलेज में यूनिट टेस्ट हो रहा है उसके कुछ पेपर्स निकले होंगे। आपके कॉलेज ने आपके 2 यूनिट के ऊपर कुछ एग्जाम ली होगी, उसके पेपर्स होंगे, वो पेपर आपको रेफर करने होंगे। उसके बाद भाई साहब, बाई चांस आपने कोई कोर्स खरीदा है, जैसे यार अपना है ही, उस हिसाब से अगर आप जा रहे हो तो भाई कोर्स के हिसाब से जाओ। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, यूट्यूब पे भी आपको पता चलता है कि भाई आईएमपी क्या है हर एक यूनिट के टाइटल के हिसाब से। और इतना सब कुछ होने के बाद अगर कुछ बचा है तो भाई साहब ये भी पार्ट, आप मुझे पता है हंसने वाले हो, इज नथिंग बट आपके खुद के पर्सनल टीचर। भाई साहब, कॉलेज में फीस भरते हो ना, अगर फीस भरते हो तो उन टीचर्स को आप जाओ और आपका अप्रोच जेन्युइन रखो और उनको पूछो कि सर ये 2 यूनिट में या फिर इस पर्टिकुलर यूनिट का मुझे आप आईएमपी दे सकते हो क्या, या फिर आप क्लास में क्वेश्चन बैंक अगर प्रोवाइड करोगे तो हम लोग के लिए आसानी होगी। आपको पता है आपका इन सेमेस्टर का पेपर चेक कौन करता है? भाई पेपर निकालती है यूनिवर्सिटी, और चेक कौन करता है? चेक तो कॉलेज के स्टाफ ही करते हैं। तो अगर आपने उनके साथ अच्छा रैपो, जेन्युइन वाला रैपो बना के रखा तो भाई 1-2 मार्क्स इधर उधर तो आपके अच्छे से होने वाले, ये मैं आपको गारंटी वारंटी के साथ बता रहा हूं। अब सर पीवाईक्यूज हो गए, यूनिट टेस्ट हो गए, कोर्सेस हो गए, यूट्यूब हो गया, फिर टीचर को पूछ के हो गया, तो भाई इससे ज्यादा और क्या पढ़ाई करोगे? कुछ मत करो, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, ये आपको हर एक यूनिट के लिए इस तरीके से कुछ दिमाग लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे बताओ यार, आपका पेपर कब कब है? मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको बताता हूं, कम से कम आपको आपके पेपर के लिए 24 आवर्स का गैप तो मिलता ही मिलता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अब कुछ कुछ पेपर्स तो आई थिंक 2-3 दिन के बाद आ रहे हैं आपके। तो मुझे बताइए, लॉजिकली 24 आवर्स का गैप है एक यूनिट के लिए, आपको लगते हैं 6 घंटे। इसका मतलब है अगर एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो 2 यूनिट यानी कि 12 घंटे। भाई 24 घंटे में से 12 घंटे तो पेपर के एक दिन पहले पढ़ाई होती ही होती है। तो आपको बहुत अच्छी गैप होने की वजह से आपका यहां पे जोरदार फायदा हो सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज की रिविजन। यार रिविजन तो आपको करनी पड़ेगी, और रिविजन करने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है। तो एक दिन पहले जो पढ़ोगे, दूसरे दिन सुबह जब रिविजन करोगे, तो रिविजन हमेशा हमेशा रिवर्स इंजीनियरिंग के हिसाब से करना है, यानी कि उल्टा। पहले सोच लो आप एग्जाम में कौन सा यूनिट अटेम्प्ट करने वाले हो। आपको भी पता है कंपल्शन है नहीं, तो अगर आपने यूनिट 2 सोचा है कि मैं जाके वहां पे यूनिट 2 को अटेम्प्ट करूंगा, तो आप रिवीजन करो 1 और उसके बाद 2, यानी कि जो आप पेपर में पहला यूनिट कोई भी अटेम्प्ट करोगे उसकी आपकी लेटेस्ट रिवीजन हो चुकी रहनी चाहिए। इस हिसाब से आपको जाना है। देखो, नहीं सर मैं पहले यूनिट को ही हमेशा पहले लिखता हूं, तो भाई आप शुरुआत करते हो रिवीजन की तो उल्टी करो। पहले यूनिट 2 रिवाइज करो, फिर यूनिट नंबर 1 रिवाइज करो। आपको अजीब लगेगा जब पढ़ोगे ना, अंडरस्टैंड क्या करना है, कैसे करना है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रखनी पड़ेगी एक नोटबुक, जो कि सिर्फ कितने पेजेस की होगी? 100 पेजेस की। भाई मैं 100 पेजेस की बुक पांचों सब्जेक्ट को मिला के 10 यूनिट को मिला के बता रहा हूं, उतना तो आप बेयर कर ही सकते हो। उसके पहले 2 पेजेस आपको ब्लैंक रखने, वहां पे आपको लिखना है कि भाई आज के तारीख के बाद जिस दिन आपका पेपर शुरू हो रहा है उतने में आपने क्या क्या किया। इसका मतलब है जैसे फलाना फलाना सब्जेक्ट, फलाना फलाना यूनिट, उस यूनिट का ये टॉपिक और डेट,
ऐसे मैंने करा है। और उसके बाजू में एक और कॉलम होगा जहां पे आप लिखोगे रिवीजन। रिवीजन को टिक मार्क करना है अगर किए तो, और एक टेंटेटिव टाइम लिखना है, यानी कि अगर आपको पढ़ने के लिए 2-2.5 घंटे लगे पहली बार, तो रिवीजन के लिए कितना समय लगेगा इसका अंदाजा आपको तभी आएगा, आप वहां पे क्लियरली लिख सकते हो। इस तरीके से आपकी नोटबुक रेडी रखो टिल जब तक कि आपका पेपर आपका शुरू ना हो, आपके पास वो नोटबुक होनी चाहिए। दोस्तों इन सारी चीजों को बताने के बाद एक और मुझे हमेशा इंपॉर्टेंट चीज लगती है, वो ये कि सर 30 में से 30 लाना हमेशा जरूरी है क्या? देखो भाई, बहुत सारे इंजीनियरिंग में आने के बाद पहले लगता है यार आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने चाहिए, लेकिन जैसे आप इंजीनियरिंग में एंटर करते हो, यू अंडरस्टैंड द डेप्थ कि भाई एक्चुअल में कितने मार्क्स लाने चाहिए। अब आपको भी पता है यार, कोई एक कट ऑफ नहीं है, लेकिन ऐसे बोला जाता है, ऐसे इन जनरल बोला जाता है कि जो आपके मार्क्स आने चाहिए वो 12 प्लस मिनिमम में मिनिमम आने चाहिए, ताकि जो आपका एक फिक्स क्राइटेरिया है एंड सेमेस्टर का, जो कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए एंड सेमेस्टर में 28 और टोटल होना चाहिए 40। अब अगर आपको यहाँ पे 5 ही मार्क्स आए तो यहाँ पे 35 लाने पड़ेंगे, तो एंड सेमेस्टर में लोड बढ़ गया ना। और एक बात, आप में से कोई भी एंड सेमेस्टर के लिए लोड नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि एक महीना अभी आपको अच्छे से नहीं मिल रहा है अगर आपके प्रैक्टिकल्स है तो। 30-40 डेज आपको मिल रहे हैं दोस्तों। उन 40 डेज में आपको बचे हुए 4 यूनिट 5 सब्जेक्ट के, यानी कि 20 यूनिट करने, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। और उसमें अगर आप आपका खुद का रेंज बढ़ा के रखोगे, 28 की जगह पे नहीं 35 लाऊंगा, 36 लाने पड़ेंगे पे आओगे, तो आपको दिक्कत होने वाली है। हैविंग सेड दिस, तो सर क्या ये स्ट्रेटेजी सिर्फ 12 प्लस मार्क्स के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूं, अपना जो कोर एम रहना चाहिए। देखो भाई, यहाँ पे 2-3 तरीके के लोग हैं जिसमें से जिनको बहुत ही पढ़ाई के लिए दिक्कत हो रही है, उनके लिए मैं बताता हूं। आप एक क्राइटेरिया दिमाग में रखो, मुझे मिनिमम कितने लाने हैं? 18 प्लस। अब जो 30 में से 30 वाले एकदम शार्प बच्चे, वो देख के मुझे गालियां मत दो, मैंने यहाँ पे मिनिमम रखा हुआ है। तो मिनिमम अगर 18 प्लस है तो मैक्स तो भाई 30 रखूंगा ना मैं। तो आपने को 18 प्लस मार्क्स लेके आने, मुझे बताइए 70 और 70% यूनिट करके। अगर आप आईएमपी पार्ट भी कर रहे हो तो भाई आप तो किसी भी तरीके से 25 प्लस अटेम्प्ट कर ही सकते हो। 25 का अगर आपने अटेम्प्ट किया, मैं बोल रहा हूँ 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स गए, कहीं न्यूमेरिकल में जाते, कहीं थियोरेटिकल पार्ट में जाते, सब काट कूट के भाई 18 प्लस तो अपना मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अब मिनिमम इज दिस एंड यू ऑल नो दैट मैक्सिमम इज दिस। आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे और अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से मार्क्स लेके आओगे। एक बात याद रखना, आपके जितने भी पेपर्स चेक होंगे उनको रिवैल्यूएशन रीचेकिंग नहीं है, उनको आप फोटोकॉपी मंगा नहीं सकते हो, आप आपके टीचर को चैलेंज नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको अच्छे से लिखना ही पड़ेगा। और एक बात, जो आपके कॉलेज के टीचर ने मेथड्स दी होंगी, जो टेक्निक्स दी होंगी, इसी तरीके से आंसर चाहिए, या फिर उनकी कुछ पीपीटीज वगैरह रहती है, नोट्स रहते हैं, उनको ही फॉलो करना फॉर दीज 2 यूनिट्स। क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि भाई जो पेपर चेक कर रहा है उसकी लैंग्वेज में आप लिख रहे होंगे। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। आपको और कुछ और लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई नो यार, हार्डवर्क चाहिए, फोकस चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, प्लान चाहिए, सब हो गया ना भाई। अब ये सब कुछ तो आपको पता है, इंजीनियरिंग में लगता ही लगता है। ये छोड़ के इतनी सारी चीजें करोगे तो फटाफट आपका काम खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपका समय बहुत कम मैंने लिया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए अपडेट्स लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।